uh, now I would like to request Abhishek Kumar to please come and share his vision of these Kisan bills, and he's based in Bihar, so and actively interacting with villagers there. So how these bills are affecting them, because I can understand that uh, as FCI is the main consumer in a way for farmers in Punjab and Haryana, similar kind of intensity and relationship is not there in Bihar or UP, and because of that, perhaps uh, farmers are a little disconnected on this matter. But still, the problem, of minimum support price will come in in somehow or the other when their production starts getting higher and they have a supply chain, and then if the manipulation starts. So, Abhishek ji, are you there? You have to unmute yourself first and then, यस सर, मैं हूँ। yeah, please. नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इस बिल पे कुछ डिस्कस करने से पहले जो गवर्नमेंट का एग्री इंफ्रा फंड आया था, हाँ। तो एग्री इंफ्रा फंड को हम लोग बिल्कुल ये वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो एक फंड है जिसपे एफपीसी को विदाउट कोलेटरल 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक का लोन देने का प्रोविजन है, और वो भी 2 से 3% पे। तो सरकार का यहाँ इंटेंशन तो बहुत क्लियर है कि वैसे स्टेट जो लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वहां एमएसपी नहीं मिलता, उनको मजबूत किया जाए, और बिहार को इससे फायदा होगा, क्योंकि मैं खुद अभी एक पैडी बेल्ट में बैठा हूँ, और यहाँ से हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं कि रैक से धान साउथ तक जा रहा है। तो अगर साउथ के बड़े बड़े राइस मिल इन पैडी को यहाँ से उठा रहे हैं, तो नेचुरली वो चाहेंगे कि एक बड़ा वेयर हाउस बिहार में सेटअप कर दे, जहां पे एमएसपी से 7 रुपया 6 रुपया कम कीमत पे उपलब्ध हो रहे धान को वो जमा कर सकें। दूसरा चीज जो नंदा सर ने मक्के के बारे में बोला, तो मक्के का 2-3 मंडी आप देखिए, खगड़िया साइड में देखिए, आप पूर्णिया का गुलाब बाग है, बड़ी बड़ी मंडी है, और इन सबको नेचुरली जो आजकल कमोडिटी के उसको रख के और जो लोन दिया जाता है उससे फायदा मिल रहा है। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि जो पंजाब और हरियाणा के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो मैं समझते आया हूँ पिछले 16-17 सालों से, जितनी मेरी खेती की समझ है, ऐसे तो मैं एक्टिवली 9 साल से हूँ, कि उनको तो एमएसपी एश्योर हो जाता है। अपने खेतों में वो ज्यादातर लॉन्ग ग्रेन लगाते हैं जिनका वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कोहिनूर फूड्स का देख लीजिए, सतनाम ओवरसीज का देख लीजिए, मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पंजाब हरियाणा में होते हैं लंबे राइस के लिए, जिसको ब्रांड में आप लाल महल या दावत कह के लेते हैं। और ये शॉर्ट वेराइटी की क्रॉप है, 100 दिन 110 दिन में तैयार हो जाती है। अक्टूबर में उसको काट लेते हैं और फिर हमारे यहाँ से धान ले जाके उसे एमएसपी पे बेच देते हैं। और जो एमएसपी पे बेचने के क्रम में अगर उनको 50 पैसे का भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, वो डुअल प्रॉफिट ले रहे हैं, और जो उनको पहुंचा रहे हैं वहां पे वो भी कहीं ना कहीं पैसा बना रहे हैं। तो ये आग वहीं पे लग रही है। अगर इनको फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए विरोध करना था, तो जिस दिन भारत सरकार 1.5 लाख टन और 2 लाख टन मक्का विदेश से मंगवा रही थी, उस वक्त ये विरोध क्यों नहीं करते हैं? जब बिहार में अंडा का उत्पादन अचानक से बढ़ रहा था, तो उन्होंने अंडे का प्राइस क्यों नीचे कर दिया? आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिहार का पर डे अंडा का जो प्रोडक्शन, पर डे अंडे का जो कॉस्ट निर्धारित होता है वो पंजाब के रेट से होता है, और ये अप्रैल में 2 रुपए 40 पैसे तक गिराए गए। मतलब ये अप्रैल में की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2019 की बात कर रहा हूँ। रीजन क्या था कि प्रोडक्शन कॉस्ट के नीचे इनका मार्केट ले आइए, ताकि ये जो नए नए एंटरप्रेनर खड़े हो रहे हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और फिर जब मक्के का कॉस्ट बढ़ा तो उसी लॉबी ने मक्के को इंपोर्ट कराया। तो ये हमारे साथ जो होते आया है कि जब हमारे दुख को लगातार आप देख लीजिए, भारत सरकार का चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी मंत्री बोलते हैं कि नहीं ग्रेन आप मत उगाइए, मक्का हम सरप्लस पे हैं, गेहूं सरप्लस पे हैं, चावल सरप्लस पे हैं, आप तेलहन और दलहन उगाइए।
लेकिन आप बिहार के टाल क्षेत्र को देखिए, जो भारत के पूरे दलहन प्रोडक्शन का 2 से 4% देता है, वहां के किसानों को 2017 और 18 में क्यों धरना देना पड़ा, क्यों उनको भूख उपवास करना पड़ा? क्योंकि जो मसूर का एमएसपी रेट था उससे 10 रुपया नीचे उसका मार्केट प्राइस था। तो एक तरफ आप कहते हैं कि दलहन उगाइए, दलहन का एमएसपी हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है दलहन के करने से, और उस दलहन को आप एक झटके में मंगा लेते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और गुजरात से मूंगफली एक्सपोर्ट की अनुमति कैसे देते हैं? तो ये एक निश्चित रूप से, मैं थोड़ी बातें बिल के इतर बोल रहा हूं, लेकिन बीइंग अ बिहारी फार्मर्स, बीइंग अ बिहारी एग्रीप्रेनर, अगर मुझे बातें रखने का मौका दिया गया है, तो ये बिल बिहार के हित में कतई गलत नहीं है। ये सब जो बातें हो रही हैं कि एसडीएम निर्धारण करेंगे कि उसका क्या करना है, अरे एसडीएम कोई रोड से उठाए गए लोग तो है नहीं। उस वही एसडीएम यूपीएससी की तैयारी करते हैं और फिर आके एक बहुत अच्छा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम निकाल के, और वो भी टॉपर्स होते हैं, तो जाके एसडीएम बनते हैं। तो इसमें गलत क्या है? आप किसी से भी गांव में जाके पूछिए, जो भी अपने घर में या अपने गांव में या सरकार के साथ जमीन का डिस्प्यूट झेल रहा है, वो यही कहता है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख करते हुए हम थक चुके हैं, जल्दी से फैसला हो जाए, मेरे विरोध में क्यों ना हो, बट हम चाहते हैं कि फैसला हो जाए। तो अगर एक कोर्ट, एक ऑफिसर का कोर्ट, एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट फैसला दे रहा है, तो ये गलत कुछ नहीं है। बिल में ऑलरेडी मेंशन है कि किसान जब चाहे तो अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। तीसरा, जो ये बातें उठाई जा रही है कि जमीन गिरवी रख जाएगी, मैंने तो क्लियर पढ़ा है, उसमें कहीं से जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मॉर्गेज विथ लीज फैसिलिटी जब आप करते हैं तब जाके जमीन गिरवी होती है, अगर फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये चीज तो नेचुरली, मैं इस चीज को नंदा सर की उन दो बातों के साथ जाना चाहूंगा कि जो पराली जलाने से समस्या हो रही है और पराली के खिलाफ जो इन्वायरमेंट के लिए रूल सेटअप किए गए हैं, दिक्कत वहां पे है। जो फ्री बिजली देने से रोका जा रहा है, दिक्कतें वहां से है। और इसको मोल्ड करके कुछ नाम दिया जा रहा है। मैं अब कंक्लूड करता हूं अपने इस डिमांड के साथ कि आज वर्ल्ड मार्केट में चीनी 22 रुपए है, इंडिया में 32 रुपए है, बट चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार 10 रुपए पर केजी एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है, क्योंकि एक लॉबी मजबूत है, जो चीनी की लॉबी है वो मजबूत है। क्या ये चावल पे नहीं हो सकता? मैं मानता हूं कि ईरान हमारा बहुत बड़ा इंपोर्टर है, जो हमारे चावल का करीब 20% इंपोर्ट करता है, लेकिन बाकी दुनिया, बाकी देश जो चावल को आयात कर रहे हैं, और वियतनाम जैसे देशों ने प्राइस को नीचे गिरा दिया है, तो आप चावल पे 2 रुपए 4 केजी 4 रुपए पर केजी का एक्सपोर्ट सब्सिडी देके इसको एक्सपोर्ट कीजिए, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टेट का आम, जब कोई कंट्री इंपोर्ट करके रिजेक्ट करता है तो वहां की लॉबी हावी होती है और सरकार पे दबाव बनाती है, वाणिज्य मंत्रालय पे दबाव बनाती है कि बायलैटरल रिलेशंस पे इसके प्रभाव डालिए। लेकिन जब ये चीजें बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए आती है, जब बिहार जैसे राज्य जिसके पास अपना एक पाइथो लैब तक नहीं है, जिसके पास अपना एक कोई बेस नहीं है जहां से वेजिटेबल को एक्सपोर्ट कर सके, आप देखिए कि कल परसों बहुत ही दर्दनाक खबरें आई हैं कि गोभी को किसान को जोतना पड़ गया, 1 रुपए 2 रुपए का रेट हो गया गोभी को, और उसको जोतना पड़ा। तो इतना बड़ा वेजिटेबल सरप्लस स्टेट अपनी सब्जियों को बाहर नहीं भेज पा रहा है, तो इस स्टेट के लिए बिल निश्चित रूप से फायदेमंद है। मैं समझता हूं कि प्राइवेट प्लेयर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और इस राज्य का फायदा होगा। थैंक यू। बहुत अच्छा अभिषेक जी। मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत ही फ्रैंकली जो दर्द है बिहार के एक किसान का वो शेयर किया। इस I will request Nanda Kumar sir to come back on this point, and maybe I would like to add one of my points, which I can analyze, that there is a big disparity between agriculture or farmers of Punjab, Haryana, and Bihar, or even Orissa, or even Bengal. And
also there is something to do with administration. You know, at some point of time, uh, in some states, judiciary or even civil services administration, uh, or even political people, they are very much, I will say, discarding people, common people. And because of that, there is bigger suffering in terms of law, in terms of, going to police or even talking to politicians about their problems. And at the end of the day, they end up being hopeless, and they suffer, and they don't want to go to police, or they don't want to go to court. And because of that, this fear of losing land has crept in. And similarly, public distribution, maximum support system, etc., is not working properly in Bihar. And Bihar farmers are not able to make full use of this facility given by FCI. I can imagine, only few who have kind of created a kind of, uh, group of exclusivity. They make full use of it, and they do interface with Punjab. They do face with southern part of India, even Tamil Nadu. Or there are some limited number of people who do exports also, and they are making full use of it. But maximum of the farmers are not able to take proper benefit because of lethargy on part of the government governance, as well as at the judiciary level or at the political level. Uh, mm, I would like to request Nanda Kumar sir to please explain how these thing can be made better in these states, so that they can make full use of it at one point. And how uh, the people in Punjab and Haryana also get their due, although they have not been very helpful in giving due to states like Bihar. Because at the end of the day, the agriculturists or farmers in Bihar are suffering, and on the other hand, the farmers in Haryana and Punjab are riding on Ferrari, So this disparity is something which one can talk of. And at the same time, uh, farmers in Bihar do not get support from Prime Minister of Canada like Trudeau, giving statements. And but people from Punjab do get such kind of support from international community as well. So I mean, can you please explain this, sir? Well, governance is a very complex issue. I think we have to look at it from a different angle. But let me put it this way: Bihar has, even though people say Bihar has not done well, I think Bihar has done well in recent times, and I'll tell you why. You look at the production increase in Bihar. You look at the productivity increase in Bihar across crops. It has done reasonably well, maybe because it started from a low plateau and therefore they did well. In the year 2010, the finance minister, who was the late Mr. Pranab Mukherjee, announced a green revolution in Eastern India initiative. Now, basically what it meant was that Punjab cannot afford to continue producing rice because their tube wells are going deeper and deeper, and if they start drilling more, they might find oil, not water. So the cost of pumping is going up, it is getting desertified, all kinds of problems with the soil and the water levels in Punjab. So we need to have more production in the eastern parts of India. This was 2010, and I looked at the last 8-9 years of data. Bihar and Orissa and all have done reasonably well. I don't think West Bengal has pushed that much, but definitely Bihar has done well. Now, Bihar has also done well in dairying and also in vegetable and fruits production. What is missing
is, I think that boy said it right, is the link for markets. Now, private people will come if they find profits, if they find long-term supplies, if they find good quality stuff. There's no problem with that. But they'll also expect very good roads and 24/7 power supply and a good law and order situation to survive there. And these are things where I think the government has to do much more than what it has done. I know that Mr. Nitish Kumar had made an agriculture special cabinet. He had an advisor who was an ex-DG of ICAR. And they had worked out, in fact, that's the only state which is probably an agricultural budget and plan for 5 years. So they've focused on agriculture. They've done reasonably well. It's on the right track. But, you know, you can't catch up with Punjab all on a sudden. Suddenly you decide I want to be Punjab. That's not going to happen because Punjab had all these investments much early. In fact, there is no village in Punjab which is not connected by a Pakka road, and I'm talking about 20 years ago. Whereas Bihar today probably has 80% of the villages connected by Pakka road. How far do you travel to get an access to a market, whether it's private or public, is important. If you have to drive a bullock cart for 40 kilometers with your paddy or rice or maize or whatever, you're not going to have that kind of a bargaining power. So Bihar, to me, it's not necessary to put all the money in terms of public investments. I think it needs to create conditions in which large private investments in warehousing in particular has to come. And that's where I think the first marketing change will happen. And this agriculture infrastructure fund and FPOs, and let me just spend a minute on it, is an exceptionally good program. But the unfortunate part is that, you know, I'm probably one of the authors of this idea called FPO, so I can speak with a little more confidence, is that in spite of everything that we did, there are about 7,000 FPOs registered as per the company law today. And if I remember correctly, there are less than 100 which have a good turnover and make profits. Most of them are below 1 crore, they're too small. What happens is, you know, they don't want to become large because they feel that somebody will take it over. You know, हम अपने 10 साथियों के साथ एक कंपनी बना देते हैं और 1 टन प्याज लेके बेचने चलते हैं. I mean, that doesn't work. So, you know, if you look at the successful FPOs, they are, there is one in Maharashtra which is doing about 250 crores worth of business, which is into things like grapes, which are really perishable. There are some in dairy sector which are doing exceptionally well, and I can tell you that having been chairman of NDDB, I know all of them. And we said, no, we will not start unless we have 1 lakh liters of milk. You can have FPOs, but you know, the minimum economic processing capacity of a milk plant is 1 lakh liters. That costs 25 to 27 crores to set up. So if you want to borrow 27 crores, you need that, you know, that much of milk and that many farmers. So it's not enough if you say, okay, I have a lot of FPOs, but how many of them are able to successfully run? And let me tell you, in Bihar, in fact, one of the brightest boys in Bihar who went out of IIMA is Kaushalendra. I don't know how many of you know him. He passed out of IIMA and he sells vegetables in a push cart. And he has created that Kaushalendra or Kaushalya Foundation, where he has got this entire vegetable marketing into a higher level. In fact, whenever I get into a bit of trouble, I ask him for advice. A very young boy. I discovered him in 2009 or 10. Good model, not too large, but he creates value. So let me give you this. I think what we have to look at in any institution, private, FPO or public, is what is the value that the farmer is getting out of that transaction. Is he getting 20%? Is he getting 30%? Is he getting 50%? Is he getting 60%? Now, Amul, which all of you know, I know their figure. One of their unions, the largest one, returns 83% of the consumer rupee. When you pay 10 rupees for milk, 8.3 goes back to the farmer, either in cash or in kind. Of course, there's a lot of kind in that because there's veterinary services. Sudha, which is a Bihar example, returned 74%, which is not bad because
many of the other crops will be not even up to 50. So why did Sudha do that? Because Sudha has a system which has been built around a large number of farmers. So I think one is the power of aggregation if you want to get into market. The other is infrastructure, and the third is get private sector. And if private sector is competing with each other, you have a better chance. But if you have a monopoly private sector, you have a problem. So I think that is why I say we create a very powerful public sector and let it compete with the private sector. So it works both ways. Now nobody will go, private sector will go to Gujarat and put up a dairy plant. They just can't survive. But they will go to Andhra Pradesh and look at Andhra Pradesh, the private and the cooperative, they're competing with each other. Both of them are going to the farmer and say, okay, I'll give you 1 rupee more, give me your milk. Now this is where I think it makes a difference. So it's not that the picture is very bad. And I agree with this boy that these acts are good for Bihar. There are 1 or 2 sections where there's a problem. That's very minor. But these acts are good for Bihar because there is no APMC. Therefore, all this is going to be very beneficial for Bihar. So there is no reason why Bihar should have an objection. So that's what I started by saying. The problem with this act is uniform across the country. The moment you say, look, if this suits you, please do it. If this doesn't suit you, we are willing to amend that for you. Give that little space and have this thing that, yes, I want a very good marketing setup for agriculture produce in this country. And I want exporters to survive because, it's important to export. I don't know, subsidy is a very large issue, WTO. That 10 rupee subsidy, you may not see it after 6 months because already there are 3 cases filed before WTO on sugar subsidy. So the moment the judgment comes, India will not be able to give that subsidy. So that's a different story altogether. And on Punjab, my suggestion to Punjab has always been that, look, shift to basmati rice. That's where your water will be saved and you will make sufficient money. And let Bihar and Orissa produce the medium and the high quality normal rice, which is consumed in this country. Let them get a better price. So the entire bringing green revolution to the east, which started with 1,000 crores, but today I think it's much more, is about improving the productivity of Bihar, Orissa, Assam, West Bengal, Eastern UP, parts of Chhattisgarh, etc. But what Bihar should learn from Chhattisgarh and Orissa is to how get the procurement right. And they're not states which, one should be saying, no, they are very rich or something. I think the Orissa average income is either lower or just about near Bihar.